चलो बच्चों, सभी लोगों का स्वागत है आज के इस क्लास में। आज हम लोग क्लास 11th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, वेक्टर एनालिसिस। इसका एक लेक्चर इससे पहले हो चुका है। आज हम लोग इसी का दूसरा लेक्चर देखेंगे। तो जैसे पहले वाले लेक्चर में हम लोग वेक्टर का इंट्रोडक्शन देखे थे, वेक्टर किसको कहते हैं, वेक्टर का एग्जाम्पल क्या है, वेक्टर को हम लोग कैसे व्यक्त करेंगे, वेक्टर का परिमाण कैसे निकालेंगे, नल वेक्टर किसे कहते हैं, इक्वल वेक्टर किसे कहते हैं, इन सब टॉपिक को हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिट वेक्टर के बारे में और रीसोल्यूशन ऑफ वेक्टर के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, रीसोल्यूशन ऑफ वेक्टर और यूनिट वेक्टर। तो ये यूनिट वेक्टर क्या है, रीसोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या है, वेक्टर का रीसोल्यूशन कैसे हम लोग करेंगे, इन सब टॉपिक की चर्चा आज हम लोग इस लेक्चर में करेंगे। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट वेक्टर के बारे में। तो यूनिट वेक्टर क्या है, किसको कहते हैं, यूनिट वेक्टर को हम लोग किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, किस कैसे उसको व्यक्त करते हैं, हम लोग उसकी चर्चा यहां पर करेंगे। तो जैसा नाम से ही स्पष्ट है, हम लोग बोलते हैं यूनिट। यूनिट का मतलब क्या होता है, यूनिट का मतलब होता है इकाई, और इकाई का मतलब होता है एक, है ना। यूनिट मतलब होता है इकाई और इकाई का मतलब होता है एक। तो अगर हम लोगों से पूछा जाए कि यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं, तो हम लोग क्या कहेंगे कि वैसा सदिश जिसका परिमाण एक होता है ना, वैसा सदिश जिसका परिमाण एक होता है उसको हम लोग यूनिट वेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर किसको कहेंगे, यूनिट वेक्टर की परिभाषा क्या होगी, तो वैसा सदिश जिसका परिमाण एक यानी इकाई होता है उसको यूनिट वेक्टर कहते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में ये आएगा कि इस यूनिट वेक्टर का काम क्या है ना। जब इसका परिमाण एक है तो इसका काम क्या है, तो यूनिट वेक्टर का एक्चुअल में काम होता है दिशा बतलाना, है ना। ये किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो यूनिट वेक्टर जो होगा वो किसी वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि दिशा को बताने का काम करेगा। और इस यूनिट वेक्टर को हम लोग व्यक्त करते हैं कैप से। जैसे ए के ऊपर कैप दे दिए तो हम लोग इसको पढ़ेंगे ए कैप। ठीक, एन के ऊपर कैप दे दिए, इसको पढ़ेंगे हम लोग एन कैप। ठीक, कई जगह हम लोग इसको कैरेट भी बोलते हैं, कई जगह हम लोग इसको हैट भी बोलते हैं। जैसे हम लोग इसको ए हैट या एक कैरेट भी बोल सकते हैं, लेकिन कॉमन होता है हम लोग ए कैप ही ज्यादातर यूज करते हैं। तो यूनिट वेक्टर को व्यक्त करने के लिए क्या करना है, कैप पहना देना, टोपी पहना देना है। ठीक है, अब जैसे यूनिट वेक्टर हम लोग लेंगे आई, तो आई कैप, जे बोलेंगे जे कैप, के तो बोलेंगे के कैप। तो इस तरह से यूनिट वेक्टर को हम लोग कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको कैप भी बोल सकते हैं, कैरेट भी बोल सकते हैं, हैट भी बोल सकते हैं, जैसे सुविधा हो हम लोग वो बोलेंगे। ठीक है, तो ज्यादा कॉमन है इसका कैप, तो हम लोग कैप वर्ड ही यूज करेंगे आगे। ठीक, तो अब क्वेश्चन ये आएगा तुम्हारे दिमाग में कि हम लोग किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालेंगे कैसे। तो जरा सा आ जाओ यहां पर। मान लो हमारे पास कोई एक वेक्टर है ए, है ना। तो जैसे वेक्टर ए दे दिए, ए के ऊपर वेक्टर का निशान है, इसका मतलब ये एक सदिश है, इसका परिमाण कुछ भी हो सकता है। अब क्या है कि इस वेक्टर को हम लोग अगर ले, तो वेक्टर में हम लोग पिछले दिन डिस्कस किए थे कि वेक्टर में परिमाण भी होती है और दिशा भी होती है ना। परिमाण भी होगी और दिशा भी होगी। अब सोचो कि किसी वेक्टर का परिमाण हम लोग निकालते कैसे हैं। तो हम लोग किसी वेक्टर का परिमाण निकालने के लिए क्या करते हैं, उसका मोड ले लेते हैं। तो जैसे वेक्टर ए का हम लोग मोड ले लिए, मोड ले लिए तो परिमाण मिल गया। लेकिन चूंकि हम यहाँ व्यक्त किए हैं इसको वेक्टर से, तो परिमाण के साथ साथ इसमें क्या होनी चाहिए, दिशा भी होनी चाहिए। तो दिशा के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ वेक्टर ए कैप, है ना, वेक्टर ए के जगह पर हम लोग क्या किए, मोड ऑफ वेक्टर ए लिए, और दिशा बतलाने के लिए हम लोग ए कैप ले लिए। तो यहाँ पर अब है क्या कंडीशन कि ये जो मोड ऑफ वेक्टर ए है ये हो गया परिमाण, है ना, ये है वेक्टर का परिमाण। और ये जो कैप ये ए कैप लिए हैं ये है इसकी दिशा। ठीक, और ये परिमाण और दिशा दोनों मिलकर बन गया वेक्टर। ठीक है, तो किसी वेक्टर को व्यक्त करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसकी परिमाण भी लेंगे, दिशा भी लेंगे,
अब वेक्टर ए का परिमाण हो गया मोड ऑफ वेक्टर ए, और दिशा को दिखाने के लिए हम लोग कर दिए ए कैप। तो ये परिमाण हो गया, ये दिशा हो गया, दोनों मिलकर बन गया वेक्टर। अब अगर हम लोगों से ये पूछा जाएगा कि हमको यूनिट वेक्टर निकालना है, तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो जैसे ये ए कैप है, इसके साथ ये मोड ऑफ वेक्टर ए गुना किया हुआ है, मल्टीप्लाई किया हुआ, उसको इस पार ले आएंगे तो वो चला जाएगा भाग में। तो ए कैप का फॉर्मूला क्या मिल जाएगा? वेक्टर ए बाय मोड ऑफ वेक्टर ए। तो अगर किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर हम लोगों को निकालना हो, तो उस वेक्टर को उसके परिमाण से भाग दे देना है। ठीक है? तो किसी भी वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर निकालना हो, तो उस वेक्टर को उसके परिमाण से भाग दे देना है, तो हम लोगों को उसका यूनिट वेक्टर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है? तो ये है यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर के बारे में अगर पूछा जाए कि यूनिट वेक्टर क्या है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि वैसा सदिश जिसका परिमाण इकाई होता है, यूनिट वेक्टर कहलाता है। यूनिट वेक्टर का काम क्या है? तो यूनिट वेक्टर का काम है किसी भी वेक्टर की या किसी भी सदिश की दिशा व्यक्त करना। तो किसी भी सदिश की दिशा हम लोग निकालेंगे कैसे? तो जैसे किसी भी सदिश को हम लोग परिमाण और दिशा के पद में व्यक्त करते हैं। परिमाण को व्यक्त करते हैं मोड ऑफ वेक्टर ए या मोड वेक्टर के मोड के रूप में, और दिशा को व्यक्त करते हैं हम लोग कैप के रूप में। तो जैसे ए का दिशा निकाल रहे हैं वेक्टर ए का, तो ए कैप ले लिए। तो ए कैप का मान क्या हो जाएगा? वेक्टर ए बाय मोड ऑफ वेक्टर ए। ये हम लोगों को मिल गया यूनिट वेक्टर, वेक्टर ए की दिशा में। तो जैसे क्वेश्चन इस पर आधारित आता है, कोई एक वेक्टर दिया रहेगा और बोलेगा उस वेक्टर की दिशा में यूनिट वेक्टर क्या होगा। अब जैसे इसी क्वेश्चन को दे देगा, वेक्टर ए का कोई वैल्यू रहेगा और तुमसे कहेगा कि वेक्टर ए की दिशा, वेक्टर ए की दिशा में यूनिट वेक्टर क्या होगा। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला हो जाएगा वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मोड ऑफ वेक्टर ए। यानी वेक्टर ए को क्या करना है? वेक्टर ए के परिमाण से भाग दे देना। चलो, ये तो हुआ यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर के बाद इसी में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल का मतलब ही होता है परस्पर लंबवत। परस्पर लंबवत का मतलब है कि जितना भी वेक्टर होगा सबके बीच का कोण 90 डिग्री होगा, है ना। परस्पर लंबवत का मतलब जितना भी वेक्टर होगा सबके बीच का कोण 90 डिग्री होगा। अब जैसे हम लोग यहाँ पर दिखाते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को। चलो, जैसे ये है एक एक्सिस, ये दूसरा एक्सिस ले लिए। हम लोग जनरली क्या करते हैं, जैसे दो एक्सिस दिखाते हैं तो इस एक्सिस को ले लेते हैं प्लस एक्स, इसको लेते हैं माइनस एक्स, इसको लेते हैं प्लस वाई, और इसको लेते हैं माइनस वाई। अब ये एक्स और वाई दोनों के बीच का कोण है 90 डिग्री। लेकिन एक्स और वाई के अलावे एक और भी एक्सिस होता है जिसको हम लोग व्यक्त करते हैं जेड से। तो जेड एक्सिस का पोजीशन एक्चुअल में इस तरह का होता है ना। यानी एक्स और वाई, या ये कहो कि इस बोर्ड के सतह के लंबवत इस पोजीशन में बाहर की तरफ होगा निकला हुआ जेड एक्सिस। लेकिन अब सोचने वाली बात है कि हम लोग इस फिगर में या बोर्ड पर या कॉपी पर इस तरह से बाहर की तरफ निकला हुआ एक्सिस तो बना नहीं सकते हैं। तो हम लोग जनरली क्या करते हैं कि जेड एक्सिस को थोड़ा इस तरह से तिरछा दिखा देते हैं। ये बन गया जेड एक्सिस। एक्चुअल में ये जेड एक्सिस तिरछा नहीं है, ये जेड एक्सिस क्या है? तो ये जेड एक्सिस है इसके सतह पर लंबवत। अब सतह पर लंबवत होगा तो अगर तुमसे पूछा जाएगा कि बताओ एक्स और वाई के बीच का एंगल, तो एक्स और वाई के बीच का एंगल होगा 90 डिग्री। अगर पूछा जाएगा एक्स और जेड के बीच का एंगल, तो एक्स और जेड के बीच का एंगल होगा 90 डिग्री। अगर पूछा जाएगा वाई और जेड के बीच का एंगल, तो वाई और जेड के बीच का एंगल भी होगा 90 डिग्री। यानी कि ये एक्स, वाई और जेड है ना, यहां पर हम लोग दे दिए प्लस जेड और इधर दे दिए माइनस जेड। ये एक्स, वाई और जेड, ये तीनों अक्ष परस्पर लंबवत है ना। अब ये तीनों अक्ष परस्पर लंबवत मतलब एक्स और वाई के बीच भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, वाई और जेड के बीच भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, एक्स और जेड के बीच भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो होता क्या है यहाँ पर कि एक्स एक्सिस की दिशा में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम लोग व्यक्त करते हैं आई कैप से, है ना। एक्स एक्सिस की दिशा में जो यूनिट वेक्टर होता है इसको हम लोग व्यक्त करते हैं आई कैप से। वाई एक्सिस की दिशा में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको व्यक्त करते हैं जे कैप से, और जेड एक्सिस की दिशा में जो यूनिट वेक्टर होता है इसको व्यक्त करते हैं के कैप से। तो अब सोचने वाली बात है कि जब एक्स और वाई एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो ये आई और जे भी एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा। वाई और जेड एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो जे और के भी एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा।
ठीक उसी प्रकार से जब x और z एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो I और K भी एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा। अब इसी में ध्यान में रखना है कि जैसे प्लस x एक्सिस की तरफ दिखाए तो I कैप, अगर इसी चीज को हम लोग माइनस x एक्सिस की तरफ दिखा देंगे तो ये हो जाएगा माइनस I कैप। ठीक, माइनस वाई एक्सिस की तरफ दिखाएंगे तो माइनस जे कैप, और माइनस जेड एक्सिस की तरफ दिखा देंगे तो माइनस के कैप। तो ये जो आई कैप, जे कैप और के कैप है, इसी को कहा जाता है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। और यहां हमेशा ध्यान में रखेंगे कि अगर आई कैप हम लोग लिखे हैं तो वो हमेशा एक्स एक्सिस को व्यक्त करेगा, अगर हम जे कैप लिखे हैं तो ये हमेशा वाई एक्सिस को व्यक्त करेगा, और अगर हम के कैप लिखे हैं तो ये हमेशा जेड एक्सिस को व्यक्त करेगा। ठीक है, तो ये एक्स वाई और आई जे और के जो है वो क्रमशः एक्स वाई और जेड एक्सिस की दिशा में यूनिट वेक्टर है, और ये चूंकि एक्स वाई और जेड तीनों एक दूसरे के लंबवत होता है, इसलिए आई कैप जे कैप के कैप भी एक दूसरे के लंबवत होगा। तो ये आई कैप जे कैप के कैप को ही हम लोग कहते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। तो ये ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर को ध्यान में रखना है, क्योंकि इस यूनिट वेक्टर को देखकर हम लोग आइडिया लगाते हैं कि कौन सा घटक वेक्टर का एक्स एक्सिस पर है, कौन सा घटक वाई एक्सिस पर है, कौन सा घटक जेड एक्सिस पर। ओके, चलो हम लोग ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर के बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे वो है रीसोल्यूशन ऑफ वेक्टर, है ना। सॉल्यूशन का मतलब होता है हल, और हम लोग जब यहां बोलेंगे रीसोल्यूशन तो रीसोल्यूशन का मतलब पुनः हल, पहले से हल किया हुआ है हम लोग दोबारा उसको हल करेंगे। तो रीसोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब सदिश का पुनः हल, है ना। अब सदिश का पुनः हल यानी रीसोल्यूशन का मतलब क्या है? रीसोल्यूशन का मतलब ये है कि जैसे सदिश जिन जिन घटकों से मिलकर बना है, हम लोग उसको वापस उसी घटक में बांट देंगे, तो इसी प्रक्रिया का नाम है रीसोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो सरल भाषा में हम लोग ये कह सकते हैं कि सदिश को उनके घटकों में बांटने की प्रक्रिया कहलाती है रीसोल्यूशन, है ना। सदिश को उसके घटकों में बांटने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? रीसोल्यूशन। अब तुम्हारे दिमाग में ये आएगा कि हम लोग वेक्टर का रीसोल्यूशन किस किस तरह से कर सकते हैं। तो सामान्य रूप से हम लोग वेक्टर का रिसोल्यूशन दो तरह से करते हैं, एक होता है प्लेन वेक्टर यानी समतल सदिश, और एक होता है किस रूप में? तो स्पेस वेक्टर यानी कि स्थान सदिश के रूप में। ये प्लेन वेक्टर क्या है? तो अगर किसी सदिश, जैसे समतल बोलते हैं तो समतल में क्या होता है? लंबाई और चौड़ाई होता है। तो प्लेन वेक्टर क्या है? तो प्लेन वेक्टर वैसा सदिश है जिसको हम लोग दो घटक में बांट सकते हैं, है ना। अगर हमसे पूछा जाए कि प्लेन वेक्टर क्या है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि प्लेन वेक्टर वैसा सदिश है, वैसा वेक्टर है जिसको दो घटक यानी दो कंपोनेंट में बांटा जा सकता है। तो जिस वेक्टर को दो कंपोनेंट में बांटेंगे वो कहलाएगा प्लेन वेक्टर। अब इसको दिखाएंगे कैसे? तो जैसे अगर हम लोग फिगर की बात करते हैं, यहां पर हम लोग क्या करते हैं, दो एक्सिस दिखा दिए कि प्लेन वेक्टर है, प्लेन वेक्टर को दो घटक में बांटना है, तो हम लोग यहां पर दो एक्सिस दिखा दिए, एक एक्सिस हो गया एक्स, दूसरा एक्सिस हो गया वाई। ये मान लिया एक्स एक्सिस, ये मान लिया वाई एक्सिस। अब दो एक्सिस ले लिए, यहां पर हम लोगों को प्लेन वेक्टर को दिखाना है, तो प्लेन वेक्टर को दिखाने के लिए हम लोग इन दोनों के बीच में एक वेक्टर को दिखा दिए, मान लो यही वेक्टर है ना। तो ये हो गया प्लेन वेक्टर। इस वेक्टर को हम लोग व्यक्त कर दिए वेक्टर ए से। अब ये वेक्टर है कहां? तो ये वेक्टर है एक्स और वाई के बीच में, यानी कि ये एक्स वाई प्लेन में है ना। ये वेक्टर एक्स वाई प्लेन में है, इसलिए इसको नाम दिया गया समतल सदिश, है ना। अब जब एक्स वाई के बीच में है तो क्या होगा कि वेक्टर ए का कुछ भाग एक्स पर मिलेगा, वेक्टर ए का कुछ भाग वाई पर मिलेगा। अब वेक्टर ए का कितना भाग एक्स पर मिलेगा, कितना भाग वाई पर मिलेगा, वो कैसे पता करेंगे? तो हम लोग क्या करते हैं यहां पर कि वेक्टर ए के शीर्ष से एक लंब गिरा देते हैं एक्स एक्सिस पर, और एक लंब गिरा देते हैं वाई एक्सिस पर। ये दोनों लंब जिस बिंदु पर गिरेगा, मान लो ये पॉइंट पी ओ हो गया, ये पी हो गया, ये पॉइंट क्यू हो गया, इस पॉइंट को ले लिया आर।
तो वेक्टर ए पर जो लंब गिरेगा उस लंब को हम लोग नाम दे दिए यहाँ पर ए एक्स, है ना, यानी ओ से क्यू तक की जो दूरी है इसको हम लोग ले लिए ए एक्स, और वाई एक्सिस पर जो लंब गिरा इसको ले लिए ए वाई, यानी कि ओ से आर तक की जो दूरी है उसको व्यक्त कर दिए ए वाई से। अब इस फिगर में देखो, अगर ये भुजा जैसे ओ से आर तक की जो भुजा है वो ए वाई है, तो पी से क्यू तक की भुजा भी ए वाई होगी। यानी कि यहां हम लोगों को एक समकोण त्रिभुज मिल रहा है, उस समकोण त्रिभुज में ये जो भुजा है वो ए वाई है, ये भुजा ए एक्स हो गया, और अगर इसकी बात करेंगे तो ये वाली भुजा जो होगी वो भी ए एक्स होगी, क्योंकि ये भुजा बराबर होगा। अब क्या है यहाँ पर कि हम लोग जैसे इसका घटक लेंगे, लेकिन इसका घटक लेने से पहले हमको ये ध्यान में रखना होगा कि ये जो वेक्टर ए है वो कौन से एक्सिस के साथ कोण बना रहा है, एंगल बना रहा है। तो मान लो कि ये जो वेक्टर ए है वो एक्स एक्सिस के साथ कोण बना रहा है थीटा, है ना। हम लोग दोनों कंडीशन देखेंगे, वाई एक्सिस के साथ भी इसका कोण हम लोग बना निकाल के देखेंगे। तो मान लो अभी फिलहाल कि वेक्टर ए जो है वो एक्स एक्सिस के साथ थीटा कोण बना रहा है, तो एक्स एक्सिस के साथ थीटा कोण बना रहा है, तो वेक्टर ए का घटक एक्स एक्सिस पर है ए एक्स और वाई एक्सिस पर है ए वाई। अब क्या करेंगे यहाँ पर, जैसे वेक्टर ए हो गया प्लेन वेक्टर, है ना, यदि वेक्टर ए प्लेन वेक्टर हो, ए एक्स हो गया एक्स एक्सिस पर वेक्टर ए का घटक, और ए वाई हो गया वाई एक्सिस पर वेक्टर ए का घटक, है ना। तो एक्स एक्सिस पर वेक्टर ए का घटक हो गया ए एक्स, वाई एक्सिस पर वेक्टर ए का घटक हो गया ए वाई। अब देखो क्या है कि ये ए एक्स और ए वाई दोनों मिलकर बना है वेक्टर ए, क्या लिखेंगे, तो वेक्टर ए बराबर होगा ए एक्स प्लस ए वाई, दोनों को मिलाकर बनाए। लेकिन अब यहां ध्यान देना है कि जैसे ए एक्स जो हम लिए वो कौन से एक्सिस पर लिए, एक्स एक्सिस पर लिए, तो जब एक्स एक्सिस पर लिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर यानी इकाई सदिश वहां दिखाना होगा। तो जैसे ए एक्स है एक्स एक्सिस पर, तो इसके साथ यूनिट वेक्टर ले लेंगे आई कैप, है ना। अभी हम लोग चर्चा किए थे एक्स एक्सिस के लिए ऑर्थोगोनल जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है आई कैप, और वाई एक्सिस के लिए जो यूनिट वेक्टर होता है उसको लेते हैं जे कैप। ठीक, तो ए वाई जो है वो वाई एक्सिस पर है तो यूनिट वेक्टर जे कैप ले लिए, ए एक्स एक्स एक्सिस पर है तो यूनिट वेक्टर आई कैप ले लिए। तो यही है प्लेन वेक्टर। अब है क्या कि अगर कोई वेक्टर दिया रहेगा तो हम लोग पहचानेंगे कैसे कि वो प्लेन वेक्टर है। तो ध्यान में ये रखना है कि अगर किसी वेक्टर को दो पद में व्यक्त किया गया हो, देखो दो पद है यहाँ पर, एक ए एक्स आई कैप और दूसरा ए वाई जे कैप, तो अगर किसी वेक्टर को दो पद में व्यक्त किया गया हो तो वो प्लेन वेक्टर होगा। अब है क्या यहाँ पर कि ये ए एक्स और ए वाई तो हम अपने मर्जी से माने हैं। अब अक्सर क्या होता है जैसे मैथमेटिक्स में हम लोग देखते हैं कि अगर जैसे मान लेते हैं कोई अज्ञात राशि है उसको एक्स मान लिए या वाई मान लिए या जेड मान लिए, तो उस एक्स वाई जेड सबका वैल्यू निकालना पड़ता है। तो हम लोग भी यहाँ पर ए एक्स और ए वाई माने हैं खुद से, तो हम लोग क्या करेंगे, इस ए एक्स और ए वाई का वैल्यू निकालेंगे। अब इस ए एक्स ए वाई का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो उसके लिए हम लोगों को ये एक समकोण त्रिभुज नजर आ रहा है ना, जहां एंगल बनेगा उसी को लेना है। तो समकोण त्रिभुज हो गया ओ पी क्यू। तो जैसे हम लोग यहां लेंगे त्रिभुज ओ पी क्यू में क्या करना है, ओपी क्यू में एक बार cos थीटा का मान ले लेना है, एक बार sin थीटा का मान ले लेना। तो जैसे cos थीटा का मान अगर हम लोग ले लें तो cos थीटा बराबर क्या होगा, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार हो गया x, कर्ण हो गया a। यहाँ पे देखो कर्ण जो है उसमें वेक्टर ए लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग वेक्टर का निशान यहाँ नहीं दिए क्योंकि यहाँ हमको कर्ण की लंबाई चाहिए, हमको दिशा से मतलब नहीं है। तो कर्ण की लंबाई लेंगे तो इस वेक्टर का कोई काम नहीं है, तो सीधे हम परिमाण ले लिए वेक्टर ए का, वेक्टर ए का परिमाण हो गया ए। तो cos थीटा का मान मिल गया ax बटे ए, हमको मान चाहिए किसका, ax का। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे,
ए एक्स बराबर ए कॉस थीटा, ये हम लोगों को ए एक्स का मान मिला। अब ये जो ए एक्स का मान मिला, ये मिला कॉस थीटा के पद में, और ये जो कॉस थीटा के पद में मिलता है इसको कहा जाता है क्षैतिज घटक, है ना। इसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, तो इसको हम लोग कहते हैं क्षैतिज घटक, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, है ना। इसको हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यानी कि क्षैतिज घटक। तो ध्यान में रखना है कि अगर किसी वेक्टर, प्लेन वेक्टर का घटक कॉस के पद में मिले तो वो कहलाएगा क्षैतिज घटक, है ना। तो ये कॉस के पद में मिला क्षैतिज घटक। अब इसी को हम लोग ले लेते हैं साइन के पद में। तो देखो क्या करेंगे, साइन थीटा जब लेंगे तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब हो गया ए वाई, कर्ण हो गया ए। तो साइन थीटा का मान हम लोग जब लेंगे तो उसको ले लेंगे हम लोग लंब और कर्ण के पद में। लंब और कर्ण के पद में जब हम लोग लेंगे क्या करेंगे इसको, तो फिर साइन थीटा बराबर लंब हो जाएगा ए वाई और कर्ण हो गया ए। जब साइन थीटा का मान हम लोग ले लिए ए वाई बटे ए वाई का मान क्या मिलेगा, ए साइन थीटा। अब देखो होता क्या है यहाँ पर कि जब वेक्टर का घटक साइन थीटा के पद में मिलता है तो इसको कहा जाता है उदग्र घटक, है ना। और उदग्र घटक को इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकल कंपोनेंट, है ना। उदग्र घटक को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं वर्टिकल कंपोनेंट। तो ध्यान में रखना है कि वेक्टर में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा एक्स के पद में, वर्टिकल कंपोनेंट हमेशा साइन के पद में। ठीक। अब क्या करेंगे यहाँ पर कि जैसे हमको परिमाण लेना है वेक्टर का, परिमाण के लिए वापस आ जाओ इसी फिगर में। हमको वेक्टर ए का परिमाण लेना है, तो देखो ये तो समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में वेक्टर ए कर्ण के जगह पर है। तो जब कर्ण के जगह पर है तो कर्ण का फॉर्मूला क्या होगा, कर्ण बराबर होगा रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब के जगह पर और आधार के जगह पर ए एक्स और ए वाई है। तो हम लोग ए एक्स और ए वाई का स्क्वायर करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, रूट ले लेंगे पाइथागोरस के प्रमेय के हिसाब से, तो हम लोगों को ए का वैल्यू मिलेगा। तो हम लोग इसका जो परिमाण लेंगे, क्या लेंगे, वेक्टर। अब वेक्टर ए का परिमाण, वेक्टर ए का परिमाण जैसे हम लोग लेंगे तो ए बराबर हो जाएगा रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है ना। तो वेक्टर ए का परिमाण जहां भी निकालना होगा तो उसके दोनों घटक को स्क्वायर करेंगे, जोड़ देंगे और रूट कर देंगे, तो हम लोगों को वेक्टर ए का परिमाण मिल जाएगा। अब इसमें क्या होता है, कभी कभी हम लोगों को दिशा भी निकालना पड़ता है, और जनरली दिशा जो हम निकालते हैं वो टेन के पद में निकालते हैं, है ना। तो अगर टेन थीटा लेंगे तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, है ना। तो लंब हो गया ए वाई, आधार हो गया ए एक्स। तो आ जाओ इसमें, हम लोग जैसे लेंगे वेक्टर ए की दिशा, दिशा के लिए हम लोग क्या कर देंगे, टेन थीटा का वैल्यू ले लेंगे। टेन थीटा का वैल्यू हो जाएगा ए वाई बटे ए एक्स। लेकिन हमको तो थीटा चाहिए। अब थीटा चाहिए तो हमको तो थीटा का मान निकालना है, यहाँ कोई वैल्यू है नहीं। और अगर स्टैंडर्ड वैल्यू मिल जाएगा तब तो थीटा का मान जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री ले लेंगे। लेकिन एंगल का सारा मान याद रखना जरूरी भी नहीं है और करना भी नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि जैसे इसको इनवर्स के रूप में दिखा देते हैं। तो हम लोग थीटा इज इक्वल टू जब लेंगे तो थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स ए वाई बाय ए एक्स। इस रूप में हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। तो इसको पढ़ेंगे क्या, जैसे टेन और इस पे माइनस लिखा हुआ है तो इसको हम लोग पढ़ेंगे टेन इनवर्स, है ना। जब माइनस का चिन्ह लिखा रहेगा तो उसको पढ़ेंगे हम लोग टेन इनवर्स, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स ए वाई बाय ए एक्स। इस तरह से हम लोग इसका एंगल निकाल लेंगे। अब जरा आ जाओ वापस हम लोग पीछे चलते हैं। जैसे हम अभी क्या बताए थे कि ये जो एंगल हम लिए हैं ये तो एंगल हम एक्स के साथ लिए हैं।
हम ये एंगल y के साथ भी ले सकते हैं। अगर मान लो कि हम y के साथ ये एंगल ले ले, तब कंसेप्ट किस तरह से चेंज होगा, है ना। ये एंगल हम लोग ले लिए y के साथ। जब y के साथ लेंगे तो हम लोगों को त्रिभुज लेना होगा OPR, है ना। अभी जो त्रिभुज लिए थे OPQ वो नहीं लेकर हम लोग लेंगे OPR। और जब हम त्रिभुज OPR लेंगे, ये तो उसी तरह से रहेगा जैसे हम व्यक्त किए हैं, लेकिन यहां पर त्रिभुज बदल जाएगा। हम लोग इसको कर देंगे OPR। अब जरा सोचो कि त्रिभुज OPR में cos थीटा लेंगे, एंगल के सामने वाला होता है लंब, तो थीटा के सामने ये हो गया लंब, ये AY हो गया आधार। तो जब हम यहाँ cos थीटा लेंगे तो होगा आधार बटे कर्ण, यानी कि cos थीटा के इस फॉर्मूले में AX के बदले हो जाएगा यहाँ AY, है कि नहीं। और यहां पर भी हो जाएगा AY। तो देखो चेंज हो गया। पहले क्या था, पहले x एक्सिस पर था क्षैतिज घटक, अब ये क्षैतिज घटक चला गया y एक्सिस पर, है ना। अब ये क्षैतिज घटक चला गया y एक्सिस पर, क्योंकि अब AY का मान किसके पद में है, cos के पद में है। तो ये क्षैतिज घटक खिसक कर चला गया y एक्सिस पर। तो ध्यान में ये रखना है कि नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, क्षैतिज का मतलब दिमाग में रखते हैं, क्षैतिज मतलब ऐसे सोया हुआ, और उदग्र का मतलब ऐसे खड़ा। ये कंसेप्ट भूल जाना है। क्षैतिज और उदग्र का मतलब यहाँ ये समझकर चलना है कि जिसके साथ एंगल बनेगा, x के साथ एंगल बना तो x क्षैतिज हो गया, अब y के साथ एंगल बन रहा है तो y क्षैतिज हो गया, है कि नहीं। ये कंसेप्ट दिमाग में रखना है, क्योंकि आगे हम लोगों को जरूरत पड़ेगा इसका बहुत, फिजिक्स में जब हम लोग आगे पढ़ेंगे 11th में, फिर आगे 12 में पढ़ेंगे, जहां घटक में बांटना होगा, कंपोनेंट में बांटना होगा, किसी को भी जैसे न्यूटन लॉ में फोर्स को बांटना पड़ता है, तो वहां पर हम लोग इसका यूज करेंगे। तो जिसके साथ एंगल बनेगा उस पर कॉस लेंगे और उसको कहेंगे क्षैतिज घटक। तो अभी क्या हो रहा था, एक्स के साथ हम लोगों को कॉस का वैल्यू मिला, तो एक्स था क्षैतिज घटक। अब हम लोगों को y के साथ मिल रहा है, तो अब y बन गया क्षैतिज घटक। ठीक उसी तरह से उसको भी चेंज कर दो। यहां पर जैसे साइन का वैल्यू लेंगे तो अब साइन का वैल्यू यहां पर x के पद में होगा, है ना। तो यहां लिखेंगे AX/A, यानी AX का वैल्यू मिल गया A sin थीटा। अब ये बन गया उदग्र घटक, यानी उदग्र घटक अब x एक्सिस पर चला गया, पहले था y एक्सिस पर, अब चला गया x एक्सिस पर। दिशा हम लेंगे तो दिशा जो है वो क्या हो जाएगा, तो चलो देखो फिगर में, जैसे हम टेन थीटा लेंगे तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब हो गया अब AX और आधार हो गया AY। तो देखो एंगल चेंज हुआ तो क्या क्या चेंज हो गया, सारा कंसेप्ट इसका चेंज हो गया, है ना, वैल्यू सब चेंज हो जाएगा। तो जैसे इसको AX ले लेंगे और ये AY हो जाएगा, ये AX और ये AY। तो इस तरह से हम लोग एंगल के हिसाब से कंपोनेंट को चेंज करेंगे, कॉस को चेंज करेंगे, साइन को चेंज करेंगे, या ये बोलो कि उदग्र घटक, ये उदग्र घटक और क्षैतिज घटक, है ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट को हम लोग चेंज करेंगे। तो ये है रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर। उसमें भी हम लोग डिस्कस किए ये प्लेन वेक्टर। अब प्लेन वेक्टर के बाद हम लोग आते हैं अगले टॉपिक पर, और ये है स्पेस वेक्टर, है ना। स्पेस वेक्टर को हम लोग स्थान सदिश भी बोलते हैं, है ना। स्पेस मतलब स्थान, जैसे बोलचाल में हम लोग बोलते हैं थोड़ा स्पेस दे दो, है ना। जैसे बैठने उठने का जगह कहीं नहीं मिलता, हम लोग बोलते हैं थोड़ा स्पेस दो, स्पेस का मतलब हो गया स्थान, तो इसलिए इसको नाम दिए हम लोग स्थान सदिश। अब ये स्पेस वेक्टर है क्या, तो वैसा सदिश जिसको हम लोग तीन घटक में बांट सकते हैं, है ना। वैसा सदिश जिसको हम लोग तीन घटक में बांटेंगे, एक्स एक्सिस का अलग घटक होगा, वाई एक्सिस का अलग घटक होगा, जेड एक्सिस का भी घटक होगा। यहाँ अभी तक हम लोग सिर्फ एक्स और वाई का लिए थे, लेकिन यहाँ पर एक्स वाई जेड तीनों का घटक होगा। इसको हम लोग इस तरह से ऐसे समझते हैं, जैसे मान लो कि हम लोग वेक्टर को दिखा दें, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये तीसरा एक्सिस दिखा दिए जेड। ठीक है, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये तीसरा वेक्टर हो गया जेड एक्सिस, तीसरा एक्सिस। अब यहाँ क्या करना है, हम लोगों को एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर देना है। हम लोग एक वेक्टर को ले लिए बीच में, यही है वेक्टर ए।
अब देखो फिगर देखने से लग रहा होगा तुम लोगों को कि तो एक्स वाई के बीच में ले लिए, लेकिन एक्चुअल में ये एक्स वाई के बीच में नहीं है ना। ये वेक्टर को हम लोग इस तरह से देखेंगे कि जैसे ये था जेड एक्सिस, और ये जो वेक्टर होगा ये एक्स वाई और जेड के बीच में कहीं हो सकता है इस पोजीशन में, है ना। ये है जेड एक्सिस, और ये जो वेक्टर ए है वो इस पोजीशन में है, वो ना तो एक्स वाई प्लेन में है, ना वाई जेड प्लेन में है, ना एक्स जेड प्लेन में है, वो इन तीनों के बीच में कहीं भी हो सकता है। जब ये इन तीनों के बीच में कहीं भी हो सकता है, तो ये क्या करेगा, जैसे एक्स एक्सिस के साथ मान लो कुछ कोण बनाया, इस कोण को हम लोग अल्फा मान लिए, वाई एक्सिस के साथ भी कुछ कोण बनाया, मान लो इसको बीटा मान लिए, जेड एक्सिस के साथ भी कुछ कोण बनाया, इसको गामा मान लिए। अब हम लोग इसके घटक को निकालने के लिए क्या करते हैं कि वेक्टर ए के शीर्ष से एक लंब गिरा देते हैं एक्स एक्सिस पर, एक लंब गिरा देते हैं वाई एक्सिस पर, एक लंब गिरा देते हैं जेड एक्सिस पर। अब तुम लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि हम बोल रहे हैं लंब गिराते हैं, लेकिन ये तो टेढ़ा हम दिखाए हैं। लेकिन ये टेढ़ा क्यों दिखाए हैं वो थोड़ी देर बाद हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ जो लंब हम लोग गिराते हैं, तो ये लंब का जो वैल्यू होता है, जहां पे लंब गिरेगा वहां पर जो एंगल बनेगा वो बनेगा 90 डिग्री। यहाँ भी एंगल 90 डिग्री होगा, यहाँ भी एंगल 90 डिग्री होगा, और यहाँ जो बनेगा ये भी एंगल 90 डिग्री होगा इसके अंदर वाला। तो जैसे इसको नाम दे दिए ओ पी क्यू आर, और यहाँ पॉइंट ले लिए एस। ठीक है। अब है क्या यहाँ पर कि जैसे वेक्टर ए का घटक एक्स एक्सिस पर मिलेगा एक्स, वाई एक्सिस पर मिलेगा ए वाई, और जेड एक्सिस पर मिलेगा ए जेड। तो वेक्टर ए का तीन घटक हो गया, एक्स एक्सिस पर ए एक्स, वाई एक्सिस पर ए वाई, और जेड एक्सिस पर ए जेड। ये तीनों घटक मिलकर बनेगा वेक्टर ए, है ना। तो वेक्टर ए को हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, वेक्टर ए बराबर लिखेंगे ए एक्स आई कैप, एक्स एक्सिस पर है, ए वाई जे कैप, वाई एक्सिस पर है, और ए जेड ए कैप। कितना पद हो गया इसमें, तीन पद हो गया। तो जब वेक्टर में तीन पद हो तो हम लोग समझ जाएंगे कि वो स्पेस वेक्टर है। तो स्पेस वेक्टर को पहचानना कैसे है, तो स्पेस वेक्टर को हम लोग इस तरह से पहचानेंगे कि अगर किसी वेक्टर को तीन पद में व्यक्त किया गया है तो इसका मतलब है कि ये स्पेस वेक्टर है। ठीक है। इस स्पेस वेक्टर में एक्स एक्सिस का भी घटक है, वाई एक्सिस का भी घटक है, और जेड एक्सिस का भी घटक है। आई कैप एक्स एक्सिस के लिए, जे कैप वाई एक्सिस के लिए, और के कैप जेड एक्सिस के लिए, तीनों का घटक है। अब होता क्या है यहाँ पर कि जैसे अभी हम लोग चर्चा किए थे कि एक्स ए वाई ए जेड को तो हम लोग खुद से माने हैं। जब खुद से माने हैं तो हम लोगों को क्या करना होगा, उसका मान निकालना होगा। अब उसका मान निकालने के लिए चलो फिगर को हम लोग सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये फिगर थ्री डायमेंशनल फिगर है, इसलिए ये फिगर ऐसा दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में जब इस फिगर को हम लोग 2D में चेंज करते हैं। अब कैसे चेंज करेंगे 2D में, जैसे पहला हम लोग लिए एक्स एक्सिस, तो मान लो कि जैसे ये है एक्स एक्सिस, है ना। ये जैसे हम लोग ले लिए एक्स एक्सिस, इस एक्स एक्सिस पे क्या करना है, वेक्टर ए को दिखा देना है। वेक्टर ए को जो हम लोग ले रहे हैं वो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा कोण पर, ये हम लोग दिखा दिए वेक्टर ए को। ये वेक्टर ए एक्स एक्सिस के साथ अल्फा कोण पर है, ये पॉइंट ओ हो गया, ये पॉइंट पी हो गया, ये है एक्स एक्सिस। अभी हम लोग क्या डिस्कस किए कि वेक्टर के शीर्ष से एक लंब गिराए एक्स पर, एक लंब वाई पर, एक लंब जेड पर। तो जो लंब एक्स पर गिराए वो कैसा दिखेगा हम लोगों को, तो जिस लंब को एक्स पर गिराए वो ऐसा दिखेगा। अब लंब गिराने का मतलब कि यहां पर एंगल होना चाहिए 90 डिग्री। अब देखो ये समकोण त्रिभुज नजर आ रहा होगा, इस फिगर में नहीं दिख रहा होगा समकोण त्रिभुज क्योंकि ये बीच में है ऐसे। अब यहां से लंब गिराएंगे एक्स पर, फिर वाई पर, फिर जेड पर, तो वो हम लोगों को परफेक्ट 90 डिग्री नजर नहीं आएगा। लेकिन उसको 2D में जब हम लोग चेंज कर देंगे थ्री डायमेंशनल से टू डायमेंशन में, तब वो 90 डिग्री नजर आएगा। अब ये पॉइंट है यहां पर Q, और ए ओ से Q तक की दूरी को AX माने हैं। अब देखो यहां जो समकोण त्रिभुज बन रहा है, इस समकोण त्रिभुज में एंगल के सामने वाला लंब, ये आधार और ये कर्ण,
अब इस फिगर में देखो तो हमारे पास आधार है और कर्ण है, और आधार और कर्ण का संबंध किसमें मिलता है? कॉस में मिलता है। तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं? कॉस थीटा का मान निकालते हैं। त्रिभुज ओ पी क्यू में कॉस अल्फा बराबर, है ना, यहाँ एंगल अल्फा लिए हैं तो कॉस अल्फा ले लिए। कॉस अल्फा बराबर क्या होगा? आधार बटे कर्ण, है ना, या कॉस अल्फा बराबर आधार ए एक्स और कर्ण हो गया ए। ये जो संबंध मिला इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, है ना। तो कॉस अल्फा का मान मिल गया ए एक्स बाय ए। ठीक उसी तरह से इस फिगर को यानी ओ पी आर को भी सिंप्लीफाई करो। ओ पी आर को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे इसको सरल करेंगे? तो हम लोग उसके लिए क्या करते हैं, जैसे इसको खींचे उसी तरह से इसको खींच दो। मान लो कि एक एक्सिस ले लिए, ये वाई एक्सिस, है ना। इस वाई एक्सिस से बीटा कोण पर हम लोग एक वेक्टर को प्रदर्शित कर देते हैं। ये वाई एक्सिस से हम लोग बीटा एंगल पर एक वेक्टर को प्रदर्शित कर दिए, वेक्टर ए। इस वेक्टर ए के शीर्ष से एक लंब गिरा देना है। इसके शीर्ष से एक लंब गिरा दिए हम लोग वाई एक्सिस पर। ये जो लंब गिरा, ये गिरा लंब कहां पर? आर पर। तो आर के साथ ये एंगल बनाएगा 90 डिग्री। तो क्या होगा यहाँ पर? ये पॉइंट ओ, ये पी और ये आर, ये ओ पी और ये आर, इसी से त्रिभुज को हम लोग सरल रूप में दिखा दिए। यहाँ ये 3 डायमेंशन था, उसको 2 डायमेंशन में चेंज कर दिए। एक बार फिर यहाँ वही कंसेप्ट होगा, ओ से आर तक की दूरी है ए वाई, है ना, ओ से आर तक की दूरी है ए वाई। उसको सरल फिगर में कर लिए तो देखो एक बार फिर वही हुआ, हमारे पास आधार और कर्ण का वैल्यू मिला। आधार और कर्ण का वैल्यू मिलने का मतलब कि त्रिभुज ओ पी आर में हम लोग वापस निकालेंगे कॉस बीटा का मान। कॉस बीटा का मान निकालेंगे तो वो होगा आधार और हो गया कर्ण ओपी, यानी कॉस बीटा का फॉर्मूला मिल जाएगा ए वाई बाय ए। इसको हम लोग मान लिए समीकरण 2। ठीक है, तो यहाँ 2 पद हम लोगों को मिला, कॉस अल्फा का वैल्यू मिल गया, कॉस बीटा का वैल्यू मिल गया। अब हम लोगों को निकालना है कॉस गामा का वैल्यू। कॉस गामा का वैल्यू जैसे निकालेंगे तो उसके लिए फिर इस फिगर को सिंप्लीफाई करो, है ना, फिगर को 2 डायमेंशन में चेंज कर दो। 2 डायमेंशन में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वापस हम लोग एक वेक्टर ले लेते हैं। जैसे ये है वेक्टर और ये है एक्सिस जेड, है ना, ये हो गया जेड एक्सिस। अब क्या करना है, इस जेड एक्सिस पर हम लोग एक वेक्टर ले लेते हैं। ये जेड एक्सिस पर हम लोग वेक्टर ले लिए, वेक्टर ए, और ये वेक्टर ए जेड एक्सिस के साथ एंगल बना रहा था गामा, इसको लिए ओ पी। अब हम लोग क्या करते हैं कि जेड एक्सिस पर वेक्टर के शीर्ष से एक लंब गिराते हैं। जैसे वेक्टर के शीर्ष से लंब गिराए तो यहां पर एंगल बनेगा 90 डिग्री, और ये लंब गिरा कहां? एस पर। अब देखो उस फिगर में हम लोग ओ से एस तक की दूरी, ओ से एस तक की दूरी को एजेड माने हैं। तो एजेड माने हैं तो वहां पर हम लोग एजेड लिख देते हैं, है ना। ये हो गया एजेड और ये हो गया वेक्टर ए। एक बार फिर देखो तो वही सेम त्रिभुज बना जिसमें आधार है और कर्ण है। तो आधार और कर्ण है तो त्रिभुज ओ पी एस में कॉस गामा इज इक्वल टू क्या लिख देंगे? ओ एस बाय ओ पी, या कॉस गामा इज इक्वल टू ओ एस को लिखेंगे ए जेड और ओपी को लिखेंगे ए। ये हो गया इक्वेशन 3। अब होता क्या है यहाँ पर कि जैसे प्लेन वेक्टर में हम लोग हॉरिजेंटल और वर्टिकल कंपोनेंट निकाले, एक कॉस के पद में एक साइन के पद में, लेकिन यहां पर हॉरिजेंटल और वर्टिकल नहीं निकलता है। यहां पर सिर्फ कॉस के पद में वैल्यू मिलता है, और कॉस को हम लोग बोलते हैं कोसाइन, है ना, कॉस को पूरा नाम बोलते हैं हम लोग कोसाइन। कॉस हो गया कोसाइन, और हम लोग यहां पर एंगल निकाल रहे हैं यानी दिशा निकाल रहे हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया डायरेक्शन कोसाइन। तो इक्वेशन 1, 2 और 3 को क्या कहते हैं हम लोग? तो इसको कहते हैं हम लोग डायरेक्शन कोसाइन, है ना। इक्वेशन 1, 2 और 3 को हम लोग क्या नाम देंगे? डायरेक्शन कोसाइन।
तो जनरली क्या होता है, स्पेस वेक्टर का कंडीशन या स्पेस वेक्टर पर जो क्वेश्चन पूछता है तो उसमें डायरेक्शन कोसाइन का वैल्यू पूछा जाता है। अब इसमें क्या करना है हम लोगों को, डायरेक्शन कोसाइन तक तो ठीक है हम लोग निकाल लिए। अब जरा इमेजिन करो कि स्पेस वेक्टर को हम दिखाएंगे कैसे, है ना। जैसे वहां फिगर में तो हम लोग दिखाए, लेकिन स्पेस वेक्टर के बारे में डिटेल से जानने के लिए या उसको सही से समझने के लिए हम लोग एक बनाते हैं घनाभ, है ना। तो हम लोग एक जैसे घनाभ बना लेते हैं, कुछ इस तरह से हम लोग एक घनाभ ले लिए, ठीक है। अब इस घनाभ में देखो क्या है कंडीशन, कि जैसे हम लोग यहां इस घनाभ में अलग अलग एक्सिस जैसे दिखा दे, ये वाला एक्सिस है एक्स एक्सिस, ये एक्सिस है वाई एक्सिस, और ये एक्सिस है जेड एक्सिस, है ना। ये एक घनाभ हो गया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस दिखा दिए। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, और ये है जेड एक्सिस। ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम O मान लेते हैं। और वेक्टर को कैसे दिखाना है, तो जैसे घनाभ हम लोग बनाए हैं तो घनाभ का जो विकर्णतः विकर्ण होता है ना, घनाभ का जो विकर्ण होता है मतलब एक कोना से उसके जस्ट अपोजिट कोने को मिलाना है। तो हम लोग यहाँ घनाभ का विकर्ण दिखा देते हैं। घनाभ का विकर्ण ले लिए O से P तक, यहां तक, है ना। ये हो गया घनाभ का विकर्ण। ये जो घनाभ का विकर्ण है यही है वेक्टर ए, है ना। ये जो घनाभ का विकर्ण है यही है वेक्टर ए। अब इस वेक्टर ए के शीर्ष को हम लोग व्यक्त कर दिए पी से। हम क्या चर्चा किए थे कि वेक्टर के शीर्ष से लंब गिराना है एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर और जेड एक्सिस। अब जरा सोचो, यहां जो हम लंब गिराएंगे एक्स वाई और जेड पर, तो जैसे पी के शीर्ष से एक लंब गिरा दिए एक्स पर, एक लंब गिरा दिए वाई पर, एक लंब गिरा देंगे जेड पर, है ना। पी से एक लंब गिराए एक्स पर, एक लंब गिराए वाई पर, एक लंब गिराए जेड पर। और इसी लंब का कंडीशन अभी हम लोग लिए थे, है ना। यहां भी 90 डिग्री था, यहां भी 90 डिग्री था और यहां भी 90 डिग्री था। हम लोग जो एंगल लिए थे एक्स एक्सिस के साथ वो लिए थे अल्फा बीटा गामा। तो खैर हम इस फिगर में ज्यादा नहीं दिखाएंगे, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे अब देखो ध्यान देने वाली बात क्या थी, जैसे ये पॉइंट था ओ पी, इस पॉइंट को लिए क्यू, इसको लिए आर और इस पॉइंट को लिए एस। हम लोग यहाँ क्या किए थे, ओ से पी तक की दूरी को, है ना, हम लोग यहाँ ओ से पी तक की दूरी को क्या मान लिए थे, ए एक्स। ओ से आर तक की दूरी को माने थे ए वाई, और ओ से एस तक की दूरी को माने थे ए जेड। अब देखो ये घनाभ, घनाभ का विकर्ण है ए, है ना, यानी कि ए जो है वो घनाभ के विकर्ण के स्थान पर है। तो जब घनाभ के विकर्ण के स्थान पर ए है तो उसका वैल्यू क्या होगा, याद करो घनाभ के विकर्ण का फॉर्मूला क्या था। घनाभ के विकर्ण का फॉर्मूला था रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, है ना। तो घनाभ का जो फॉर्मूला हम लोग लेते हैं घनाभ के विकर्ण का, वो होता है रूट अंडर एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर। इस तरह से व्यक्त करते हैं। अब यहां पर देखो लंबाई के बदले किसी को भी ले सकते हैं, लंबाई के बदले मान लो एक्स ले लिए, चौड़ाई के बदले ए जेड हो गया, ऊंचाई के बदले ए वाई हो गया। तो इन तीनों को स्क्वायर करके जोड़ देना है, उसका रूट निकाल लेना है। तो हम लोगों को वेक्टर ए का परिमाण यानी कि इस घनाभ का विकर्ण मिल जाएगा, है ना। इस घनाभ का विकर्ण ही है वेक्टर ए। तो क्या करेंगे यहां पर अब घनाभ का विकर्ण, है ना, घनाभ का जो विकर्ण लेंगे वही होगा वेक्टर ए का परिमाण, है ना। तो वेक्टर ए का परिमाण हम लोग क्या लिख देंगे, रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। यही फॉर्मूला हम लोगों को मिल जाएगा वेक्टर ए का परिमाण। तो ध्यान में ये रखना है
कि इससे संबंधित क्वेश्चन जो पूछेगा, अगर पूछेगा उसमें डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, तो चूंकि डायरेक्शन कोसाइन में हम लोग ए का यूज किए, यानी ए का परिमाण लिए, तो ए का परिमाण पहले निकाल लेना है जो भी वैल्यू दिया रहेगा, और परिमाण दिया रहेगा उसका वैल्यू निकाल कर हम लोग डायरेक्शन कोसाइन कैलकुलेट कर सकेंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। चलो एक एग्जाम्पल हम लोग इसमें देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर हम लोग इसमें देखें, मान लो कोई एक वेक्टर है, वेक्टर ए, इसका वैल्यू दिया हुआ है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप, है ना, इस तरह का कोई वेक्टर दिया हुआ है। हम लोगों को इस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन निकालना है ना, हम लोग इस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन को कैलकुलेट करेंगे। अब मान लो इसके डायरेक्शन कोसाइन को अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहला काम क्या करना है कि वेक्टर ए का हमको परिमाण निकाल देना। परिमाण निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो ax के बदले क्या है 2, ay के बदले क्या है -3, है ना, और az के बदले क्या है, कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 1 है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो गया 4 प्लस 9 प्लस 1, ये मिल गया √14, है ना, ए का परिमाण मिला √14। अब हमको निकालना है डायरेक्शन कोसाइन, तो डायरेक्शन कोसाइन के लिए क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्शन कोसाइन के लिए पहले कॉस अल्फा का मान निकालो। कॉस अल्फा का मान क्या पढ़े थे, ax/a। जब कॉस अल्फा का मान ax/a था तो x के बदले क्या लिख देंगे 2, एक के का मान अभी निकाले हम लोग √14। फिर निकालेंगे कॉस बीटा का मान ay/a, ay का मान कितना है -3, और a का मान था 14 √14। कॉस गामा का मान निकालेंगे az/a, az का मान यहाँ है 1, 1/√14। ये जो तीनों हम लोगों को मिला, यही तीनों है डायरेक्शन कोसाइन। किसी भी वेक्टर का अगर डायरेक्शन कोसाइन बोलेगा निकालने के लिए, ये स्पेस वेक्टर के कंडीशन में ही आएगा। स्पेस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन बोलेगा निकालने के लिए, तो पहले मोड निकाल लेना है उसका, और फिर जो उसका अलग अलग घटक है x पर, y पर, z पर, उन सबको डिवाइड कर देना। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग इसको यहीं तक रहने देते हैं, है ना। हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, डिस्कस किए रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर। नेक्स्ट लेक्चर जो हम लोगों का होगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, तब तक इसको रिवीजन करो। चलो ठीक है।